नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 27 मई 2021 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के इंपॉर्टेंट न्यूज़ और एक्सप्लेन पेज से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। देखो, फर्स्ट न्यूज़ हम डिस्कस करेंगे यहाँ से व्हाट्सएप और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में क्या मुद्दा चल रहा है उसको जानेंगे। दूसरी जो न्यूज़ देखेंगे हम यहाँ पर वो है आपके सामने इधर कि बोर्ड एग्जाम सीबीएसई ने अभी अपनी तरफ से जो प्रपोजल दिया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपनी तरफ से जो प्रपोजल दिया था एग्जाम कराने को लेकर के, वहाँ पर स्टेट्स का क्या रिस्पॉन्स आया वो जानेंगे। तीसरा हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे कि उदय कोटक ने अपनी तरफ से क्या स्टेटमेंट दिया है भाई एक इंटरव्यू के बेसिस पे। ये CII दैट मीन्स आप देख सकते हो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज़, इसके अभी चेयरमैन हैं, हेड हैं, तो इनका इंटरव्यू था, तो इन्होंने क्या बात कही है इकोनॉमी के रिवाइवल के लिए वो जानेंगे। इसके अलावा आगे चलते हैं। पेज नंबर 3 पे एक न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होने से पहले 7 नॉन बीजेपी स्टेट्स के जो फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं उन्होंने मीटिंग की है कि क्या हमारी डिमांड होनी चाहिए, जानेंगे इस आर्टिकल के थ्रू। आगे देखते हैं। फिर आगे एक्सप्लेन पेज पे तो यहाँ पर फर्स्ट जो आर्टिकल है इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे, सोशल मीडिया और सेफ हार्बर इनके बारे में। दूसरा जो आर्टिकल है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि यंग स्मोकर्स के नंबर इंडिया में और वर्ल्ड में राइज हुए हैं, जानेंगे, इसको भी अच्छा आर्टिकल है। इसके अलावा एक ये स्टडी आई है कि जो भी मैन है, ठीक है, मैन जो होते हैं उनमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन अगर प्रॉपर क्वांटिटी में अगर रिलीज़ होता है, बनता है, तो ऐसे में उनको कोविड ज़्यादा परेशान नहीं करता, ऐसी स्टडी है। तो ज़्यादा कुछ देखने वाली बात है नहीं, तो नहीं डिस्कस करेंगे इसको, बस मेन बात थी वो हमने देख ली। और एक ये इंडिया के यूथ से रिलेटेड है कि शादी करने को लेकर के ट्रेंड, ये आप खुद से देखोगे, हम डिस्कस नहीं करेंगे। आगे देखते हैं। इकोनॉमी पेज पे हम जो आर्टिकल डिस्कस करेंगे वो है मॉनिटर सिचुएशन। इस आर्टिकल में देखेंगे DGCA ने एयरलाइंस को वार्न किया है, अलर्ट किया है कि बेलारूस में जो भी कुछ हुआ है अभी रिसेंटली, जिसमें एक फ़्लाइट को वहाँ पर एक इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी है, वो क्या वजह थी, जानेंगे इस आर्टिकल को। दूसरा, इसके अलावा हमारे लिए यहाँ पर कोई भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है जिसको डिटेल में डिस्कस करना हो, पर एक चीज़ बता दूँ, लास्ट में हम जो न्यूज़पेपर के बचे हुए जो भी आर्टिकल्स हैं उनकी हम समरी भी लेते हैं, ठीक है। पर शुरुआत में वो आर्टिकल जिनको डिटेल में देखते हैं, फिर उन्हीं की बात की है मैंने अभी, बाकी लास्ट में समरी भी मिलेगी आपको, ठीक है, पूरे न्यूज़पेपर की। चलते हैं स्टार्ट पे। फर्स्ट न्यूज़ है फ्रंट पेज से, जैसे कि हमने कल न्यूज़ डिस्कस कर ली थी कि अभी जो नए गाइडलाइंस अभी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा अभी रिलीज़ की गई है, जिसके बेसिस पे जो भी मैसेजिंग कंपनी है, जो भी मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हम जिनको बोल रहे हैं, तो उन लोगों के लिए कुछ गाइडलाइंस दी थी। उसमें एक इम्पॉर्टेंट गाइडलाइन थी कि एक ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर का अपॉइंटमेंट होगा, एक नोडल कॉन्टैक्ट आपको स्टैब्लिश करना होगा इंपॉर्टेंट सिटीज़ में, इंपॉर्टेंट लोकेशन में, और साथ में एक ये भी प्रोविज़न किया हुआ है कि अगर मान लो कि कोई भी पोस्ट शेयर की जाती है इन प्लेटफॉर्म्स पे, चाहे फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो या फिर इंस्टाग्राम हो, तो इन पर क्या जिम्मेदारी लगा दी कि अगर कोई भी ऐसा कंटेंट आपके प्लेटफॉर्म पे शेयर किया गया जिसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होती है किसी इंडिविजुअल को या फिर सोसाइटी एज अ होल या नेशन एज अ होल, पूरे देश को अगर कहीं परेशानी हो सकती है, सरकार को अगर लगे कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है उस पोस्ट के लिए, तो अगर उसके बारे में कि वो पोस्ट कहाँ से ओरिजिनेट हुई थी, उस ओरिजिनेटर का नाम जो है वो अब डिक्लेयर करना पड़ेगा। ये एक ऑब्लिगेशन लगा दी गई है किसके ऊपर, व्हाट्सएप जैसे ये जो प्लेटफॉर्म है। तो इस चीज़ को व्हाट्सएप क्या बोल रहा है कि ये प्राइवेसी का वायलेशन है। हमारे यहाँ पर 2017 में सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया था KS पुट्टास्वामी केस में, जिसमें आर्टिकल 21 के अंडर में राइट टू प्राइवेसी को भी कंसिडर किया गया था। तो उसके बेसिस पे देखा जाए तो अगर कोई बंदा अपना स्टेटमेंट देता है, कोई अपनी पोस्ट डालता है फेसबुक, व्हाट्सएप या फिर इंस्टाग्राम पे, तो वहाँ से अगर इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर प्रेशर बनाया जाता है सरकार के द्वारा कि ये पोस्ट किसने ओरिजिनेट की, तो अब व्हाट्सएप को और इन प्लेटफॉर्म को उस ओरिजिनेटर का नाम बताना पड़ेगा इन लॉज के अकॉर्डिंग। तो ऐसे में व्हाट्सएप ने ये कहा है कि ये तो प्राइवेसी का वायलेशन है कि कोई भी इंडिविजुअल पोस्ट करता है तो उसकी वो प्राइवेसी है, उसकी खुद की विल है, वो सोच समझ करके डाल रहा है पोस्ट को, और आप अगर उसकी ओरिजिन को देखना चाहते हो तो वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के द्वारा मिसयूज़ किया जा सकता है कि आज तो चलो आपने पॉइंट तो ये बोल दिया कि देश के लिए खतरा है ये पोस्ट, तो आप बताओ ये किसने पोस्ट किया, आज तो ये बात करके कर लोगे, कल को ना अगर स्टेट अगर ज़्यादा अपनी इंटरवेंशन करनी शुरू कर देगा, स्टेट मतलब सरकार, तो छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर भी यूजर्स के डेटा को कलेक्ट करने की बात करेगा। तो इस बात को लेकर के व्हाट्सएप जो है वो दिल्ली हाई कोर्ट में पहुंच गया और मुद्दा पहुंच गया है दिल्ली हाई कोर्ट में कि आप ये जो नई गाइडलाइंस आई हैं, नई रूल्स जो डिक्लेयर किए गए हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गाइडलाइंस ऑफ 2021,
आप इनको एक बार रिव्यू करो और जो प्रॉब्लम है उनको करेक्ट करो, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट है प्रिवेसी। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से स्टेटमेंट ये आया है कि प्रिवेसी बिल्कुल हम मानते हैं कि फंडामेंटल राइट है, पर एक नेशनल सिक्योरिटी भी तो सबसे ऊपर आ जाती है ना, और जब नेशनल सिक्योरिटी आ जाती है तब कहीं ना कहीं हमें ये एक्शन लेने पड़ते हैं। तो ये सारा मुद्दा है, और जो नई गाइडलाइंस है, नए रूल्स हैं, ये आपके सामने है, द न्यू आईटी रूल्स 2021। अब इसमें कंटेंशियस क्या है वो देखते हैं। व्हाट्सएप क्यों पहुंच गया, तो इसमें एक मुद्दा आ रहा है। एक तो क्या, व्हाट्सएप में आपने देखा होगा मैसेज कभी कम्युनिकेट करते हो तो एंड टू एंड एनक्रिप्शन बताया जाता है कि हाँ, इसके बारे में इंफॉर्मेशन केवल सेंडर और रिसीवर के बीच में किसी को भी पता नहीं होगा, केवल सेंडर और रिसीवर को पता होगा। तो ऐसे में अगर ओरिजिनेटर की इंफॉर्मेशन अगर गवर्नमेंट के द्वारा मांगी जाती है व्हाट्सएप से, तो ऐसे में बोला ये एंड टू एंड एनक्रिप्शन को हमें ब्रेक करना पड़ेगा, और फिर सरकार को एज ए थर्ड पार्टी हमें बताना पड़ेगा कि ये ओरिजिन कहाँ से हुई थी पोस्ट। तो बोले इसमें कहीं ना कहीं राइट टू प्रिवेसी कॉम्प्रोमाइज होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसमें सबसे ज़्यादा परेशानी व्हाट्सएप को हो रही है कि रूल 4 क्लॉज 2, अगर ये आईटी रूल्स की बात करें ना, तो इसमें ये जो सेक्शन 4 है, इसका जो दूसरे नंबर का क्लॉज है वो ये कहता है इंटरमीडियरी रूल्स के लिए। अब इंटरमीडियरी में भी सिग्निफिकेंट इंटरमीडियरीज, जिसका यहाँ पे नाम देखो, सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरी। इसका डेफिनेशन ये बताया गया है कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिसके पास में इंडिया में 50 लाख से ज़्यादा यूजर्स का बेस है, तो उसको सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरी कंसिडर किया जाएगा। तो इसके बेसिस पे ये कहा गया है कि अगर कोई ऐसा मैसेज जिसकी नेचर कुछ ऐसी हो जो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है कंट्री के लिए, सोसाइटी के लिए, तो बोला उस मैसेज को जहाँ से ओरिजिनेट किया गया, जिस पर्टिकुलर यूज़र ने उस मैसेज को तैयार किया, उसकी आइडेंटिफिकेशन जो है वो रिलीज़ करनी पड़ेगी, सरकार को सौंपनी पड़ेगी। तो ये प्रोविज़न जो है ना इन रूल्स में, रूल नंबर 4 क्लॉज 2, ये कहीं ना कहीं कंटेंशियस लग रहा है। ये चीज़ कहीं ना कहीं व्हाट्सएप को अपने आप में मतलब एक तरीके से हाई कोर्ट तक पहुंचने में मजबूर कर गई। तो ये चीज़ बताई जा रही है। इसके अलावा कल हमने देखा भी था कि आईटी एक्ट में सेक्शन 79 है, ठीक है। उस सेक्शन 79 के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी अगर इन पर कोई भी पोस्ट कोई भी यूज़र अगर शेयर करता है और ये प्लेटफॉर्म जो है उसमें अपना कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाते, पर वो जो पोस्ट है उसकी वजह से कहीं ना कहीं दूसरे किसी ग्रुप ऑफ सेक्शन को या किसी सोसाइटी के दूसरे ग्रुप को परेशानी हो रही है, तो ऐसे में इन प्लेटफॉर्म्स की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। दैट मीन्स कि आईटी एक्ट में जो ये सेक्शन 79 है, इसमें इसके बेसिस पे ये जो प्लेटफॉर्म्स है इनको इम्यूनिटी दी गई है कि अगर कोई भी इंडिविजुअल कोई भी पोस्ट अगर डाली जाती है इन प्लेटफॉर्म्स पे, तो उसकी जिम्मेदारी इन सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज की नहीं होगी। तो इस सेक्शन को कंटिन्यू करने के लिए अभी जो नए रूल आए हैं उसमें क्या कंडीशन रख दी कि अगर आपने ये रूल्स नहीं फॉलो किए, क्या कहा इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को कि अगर आपने ये रूल्स प्रॉपर्ली फॉलो नहीं किए तो आपको ये जो इम्यूनिटी मिली हुई है ना सेक्शन 79 आईटी एक्ट में, वो इम्यूनिटी आपकी खत्म हो जाएगी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लीगल लिटिगेशंस लगनी शुरू हो सकती है। ओके, तो ये है पूरा मुद्दा। और देखो केएस पुट्टास्वामी केस आई गया यूनियन ऑफ इंडिया 2017 केस में, जिसमें राइट टू फंडामेंटल राइट बोल दिया, फंडामेंटल राइट टू प्रिवेसी। तो बोला उसको ब्रीच कर देंगे अगर आप हमारे से ओरिजिनेटर की आइडेंटिटी मांगना शुरू कर दोगे तो। दूसरा, ये कहीं ना कहीं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का जो आर्टिकल 19 में फंडामेंटल राइट है उसका भी वायलेशन है, क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का काम क्या है कि ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना जहां पर कोई भी स्टूडेंट, कोई भी टीचर, कोई भी जर्नलिस्ट, कोई भी इंडिविजुअल अपनी अगर अपनी थॉट प्रोसेस को या अपनी सोच को अगर वो एक्सप्रेस करना चाहे तो उसके लिए हम एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसे में आप हमारे ऊपर इस तरीके की लगाम लगाओगे जिसमें भी ये कहते हो कि ये जो नए रूल हैं उसमें रूल 4 क्लॉज 2 ये कहता है कि जो ये इंटरमीडियरी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, इन लोगों को ओरिजिनेटर की आइडेंटिटी डिक्लेयर करनी पड़ेगी। तो वो कहीं ना कहीं बोला प्रिवेसी के अगेंस्ट में भी जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अब दिल्ली हाईकोर्ट में पहुंच गई बात, देखते हैं आगे क्या होता है। आगे चलते हैं। और बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो स्टेटमेंट है वो क्लियर कर ही लिया हमने कि राइट टू प्रिवेसी फंडामेंटल राइट है, हमें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट नेशनल सिक्योरिटी को भी इंश्योर करना बोला हमारी जॉब है। और ये चीज़ आपको पता ही है कि आर्टिकल 19 क्लॉज 1 में तो आपको दिए हुए हैं जो 6 फंडामेंटल राइट्स दिए हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंडर में, बट
आर्टिकल 19 का क्लॉज 2 है वो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन भी लगाता है, जिसमें मॉरलिटी, पब्लिक ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर इनकी बात भी की जाती है। अगर इनको वायलेट करते हैं आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तो वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक होती है। तो उसमें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की ड्यूटी बनती है कि नेशनल सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए वो काम कर सके, तभी वो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन का प्रोविजन किया हुआ है। आगे चलते हैं। अब दूसरी न्यूज़ है कि ज़्यादातर स्टेट्स ने अपनी तरफ से एक तरीके से अप्रूवल दे दिया है कि हाँ हम रेडी हैं कि आप कंडक्ट कराओ एग्ज़ाम को। तो ऐसे में 12वीं की एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने में दिल्ली, महाराष्ट्र, गोवा, अंडमान निकोबार, इन्होंने तो ये कहा है कि देखो एग्ज़ाम कराने का अभी कोई टाइम सही नहीं है, गलत रहेगा। इनके अलावा लगभग 32 स्टेट्स और यूटीज़ ने ये कहा है कि हम सीबीएसई के प्रपोजल को सपोर्ट करते हैं। और उसमें भी प्लान बी जो दिया था ना, ऑप्शन बी, देखो एक तो ये दिया था कि 19 सब्जेक्ट्स सेलेक्ट कर लिए जाएंगे और उन 19 सब्जेक्ट्स में से एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के बाद में 4 सब्जेक्ट्स की एग्ज़ाम हो जाएगी, जिनमें 3 तो ऑप्शनल और 1 हो जाएगी कोई भी एक लैंग्वेज, इंग्लिश, हिंदी, जो भी रीजनल है उनमें से कोई एक। ठीक है, फिर उसके बाद में बचा हुआ एक सब्जेक्ट बचेगा, उसका स्कोर इन 4 की परफॉर्मेंस के बेसिस पे किया जाएगा। ये तो प्लान ए था। प्लान बी जो था उसके लिए ये कहा गया था कि हम जो एग्जाम कंडक्ट कराएंगे, एक तो बोर्ड में जो नॉर्मली होता है ना कि जैसे सेंटर अलोकेट होते हैं, एक स्कूल के बच्चे दूसरे स्कूल में जाकर के एग्जाम देते हैं, तो बोला अब की बार वो प्रोविजन ना रख करके स्कूल के बच्चे अपने ही स्कूल में एग्जाम देंगे और वहीं पर उनका इवैल्यूएशन होगा। और दूसरी चीज, एग्जाम दे देंगे, इवैल्यूएशन नहीं, केवल एग्जाम की बात हो रही है, सॉरी, एग्जाम कंडक्ट वहीं की वहीं हो जाएगा। और फिर उसके बाद में जो एग्जाम का पेपर होगा वो 90 मिनट का होगा, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दे दिए जाएंगे। तो प्लान बी जो है ना, जिसमें मैंने बताया 90 मिनट का एग्जाम और ये सारा, तो ये इस प्रोविजन के ऊपर ज्यादातर स्टेट्स जो हैं एग्री कर रहे हैं। बट वही चीज है कि एक तो वैक्सीनेशन की डिमांड आ रही है। अब देखते हैं फाइनल जो स्टेटमेंट जो निकलता है वो ये अपनी तरफ से एक ये चीज थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से प्रपोजल था, स्टेट एजुकेशन मिनिस्टर्स के साथ मीटिंग हुई थी। अब मीटिंग में जो फाइनलाइज होगा वो अभी हमारे सामने आ जाएगा, जो एकदम शेड्यूल्ड रहेगा कि हाँ ये फाइनल चीज निकल के आई है। तो ओवरऑल बात यह है कि 32 स्टेट या यूटीज ने कहीं ना कहीं फेवर किया है सेंट्रल गवर्नमेंट का जो प्लान था। ओके, तो ये है मेन मुद्दा। आगे चलते हैं। इसके अलावा छोटी सी न्यूज़ यही है कि कोविड का टाइम चल रहा है, तो उदय कोटक से अभी इंटरव्यू हुआ तो उन्होंने ये कहा कि फिस्कल सपोर्ट की ज़्यादा ज़रूरत है, सरकार को आगे आने की ज़रूरत है और इकोनॉमी को जल्दबाजी में गड़बड़ ना करें, ऐसी कोई जल्दबाजी नहीं करनी है ओपन करते टाइम पे। तो इसमें एक तो ये बोला जा रहा है कि जो एमएसएमईज हैं या छोटे जो बिजनेस हाउसेज हैं या जो भी बिजनेस हाउसेज हैं उनको बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो उनको क्रेडिट की अवेलेबिलिटी इंश्योर करने के लिए ECLGS स्कीम जो है, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम है, उसको और ज़्यादा एक्सटेंड करने की ज़रूरत है। इंडिविजुअल्स को भी कहीं ना कहीं एडिशनल क्रेडिट देने की ज़रूरत है, जिससे कि आसानी से ज़िंदगी बिताई जा सके, क्योंकि लाइवलीहुड सबसे बड़ा चैलेंज बन गया है इस कोविड-19 के चलते। कोविड-19 ने खुद ने तो कहीं ना कहीं लाइव के लिए मुश्किलें पैदा कर दी है, तो दूसरी तरफ कोविड-19 के जो आउटकम्स हैं या फिर आप कह सकते हो रेपरकशंस हैं, वो कहीं ना कहीं लाइवलीहुड पे असर डाल रहे हैं। दूसरा, इन्होंने ये कहा कि आपको इनकम सपोर्ट देने की ज़रूरत है, जिसके लिए कहीं ना कहीं आपको चाहे अकाउंट में ट्रांसफ़र करने पड़े पैसे, एक बार आप इनकम सपोर्ट दो, जॉब क्रिएट करने की हमें कहीं ना कहीं ज़रूरत है। पर एक चीज़ इन्होंने एक क्वेश्चन बताई, वो ये कि हम जल्दबाजी ना कर बैठें इकोनॉमी को ओपन करने में। साथ में ये भी कहा ये बहुत डिफ़िकल्ट दुविधा है, हम इससे कैसे निकलेंगे, इसके लिए हमें और ज़्यादा गहन स्टडी करने की ज़रूरत है। और इन्होंने ये कहा कि जून के बाद में ही करने की ज़रूरत है, ऐसा भी नहीं है कि अभी करो, पहले आप जून तक वेट करो, क्योंकि सेकंड वेव अभी खत्म पूरी नहीं हो पा रही है और अभी अगर जल्दबाजी कर दी तो कहीं ना कहीं नुकसान और ज़्यादा हो सकता है। ये चीज़ इन्होंने बताई है। आगे चलते हैं। पेज नंबर 3 पे जो न्यूज़ है वो जीएसटी काउंसिल को लेकर के है। अभी देखो सेंट्रल गवर्नमेंट को किसकी चल रही है, बीजेपी की। तो ऐसे में 7 नॉन बीजेपी स्टेट्स के जो मिनिस्टर्स हैं उन्होंने बातचीत की है और उनके बीच में एक सहमति आई है कि कैसे भी करके जो जीएसटी एक्ट है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट, जो कि 1 जुलाई 2017 से इंप्लीमेंट हुआ था, तो उस टाइम पे कुछ कमिटमेंट्स थे उस एक्ट में। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट थी कॉम्पनसेशन शॉर्टफॉल। उसमें क्या था कि स्टेट्स ने देखो लगभग अपनी जितनी भी टैक्स ऑटोनॉमी थी उसका मोर देन 70% हिस्सा जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में दे दिया और ये कहा कि जीएसटी अगर इंप्लीमेंट होता है तो उसमें जो है स्टेट्स अपने जितने भी टैक्स के राइट्स हैं उनको छोड़ने के लिए तैयार हैं। तो बदले में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा उस टाइम हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे अरुण जेटली जी, तो उन्होंने एक अपनी तरफ से क्लियर ये कहा था और ये प्रोविज़न भी दिया था
कि 2017 से लेकर के 2022 तक जब तक हम जीएसटी इंप्लीमेंट करेंगे तब तक स्टेट्स को जो भी उनकी रेवेन्यू में प्रॉब्लम आएगी या कमी का सामना करना पड़ेगा, उस कमी को कॉम्पनसेट किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। उसको बोला जाता है कॉम्पनसेशन शॉर्टफॉल। तो ऐसे में आप देखोगे 2021-22 में ये एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि 2.69 लाख करोड़ रुपए की शॉर्टेज रहेगी। दैट मीन्स स्टेट्स का जो हिस्सा है जीएसटी में उसमें से 2.69 लाख करोड़ की कमी रहेगी। तो उसको पूरा करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से एस्टिमेट लगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो बजट एस्टिमेशन है उसके हिसाब से देखें तो 1.1 लाख करोड़ का सेस जो है वो इकट्ठा करेगी जो भी सिन या लग्जरी गुड्स है, जैसे लग्जरी गाड़ियां हैं, लग्जरी हाउसेज हैं, या फिर कोई भी सिन गुड जैसे टोबैको हो गया, अल्कोहल तो चलो ठीक है स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में चलो, टोबैको हो गया, या फिर कोई भी ऐसा गुड जो कि सिनफुल हम कंसिडर करें तो उनके ऊपर सेस लगाया जाएगा। मतलब टैक्स लगाएगी सरकार, टैक्स के ऊपर टैक्स। अब सेस में क्या होता है कि पूरा का पूरा टैक्स केवल और केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में जाता है और फिर वो सेंट्रल गवर्नमेंट की ही मतलब पूरी पावर होती है कि सेस को वो स्टेट्स में डिवाइड करना चाहते हैं, खुद के पास में रखना चाहते हैं। ठीक है, तो सेस के ऊपर पूरी की पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट की पकड़ होती है, किसी और की नहीं होती है, ध्यान रखें आप। ठीक है, तो इसके बाद में आप बात आ जाती है 1.58 लाख करोड़ की शॉर्टेज, क्योंकि ओवरऑल तो शॉर्टेज कितनी बताई जा रही है 2.69 लाख करोड़ की। तो 1.1 लाख करोड़ रुपए तो चलो ठीक है सेस से आप इकट्ठा कर लोगे, पर बचा हुआ 1.58 लाख करोड़ रुपए है वो कहां से करोगे? तो उसके लिए कहीं ना कहीं बोरो करने की जरूरत है। तो जीएसटी काउंसिल जो है अब उसकी मीटिंग होगी तो उसमें अब बातचीत होगी। अभी ये स्टेट्स जो हैं, सातों स्टेट मिलकर के कहीं ना कहीं प्रेशर बनाने की कोशिश करेंगे। अब मैं आपको एक छोटी सी टास्क दे रहा हूं, वो आपको करना है जीएसटी एक्ट के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ना है, जीएसटी काउंसिल के बारे में पढ़ना है। जीएसटी एक्ट जब इंट्रोड्यूस हुआ था तो कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से नए आर्टिकल्स ऐड किए गए थे, उन आर्टिकल्स की पूरी डिटेल गेन करोगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक का क्वेश्चन आ सकता है, जिसमें से मैं बता सकता हूं आर्टिकल 279A के अंडर में जीएसटी काउंसिल को एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन दिया गया है। तो अगर आपसे पूछे कि जीएसटी काउंसिल क्या है तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्योंकि आर्टिकल 279A के अंडर में जीएसटी काउंसिल को कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। और भी बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस के जो प्रोविजन थे कॉन्स्टिट्यूशन में, उनमें अमेंडमेंट किए गए, उनके बारे में अब आपको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, ध्यान रखेंगे आप, ये इंपॉर्टेंट चीज है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हम आ गए एक्सप्लेन पेज पे, सोशल मीडिया एंड सेफ हार्बर्स की बात। मुद्दा आपको समझ में आ ही गया, हमने पहले डिस्कस कर लिया। तो अभी जो नए रूल्स डिक्लेयर किए हैं उसमें कहीं ना कहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है और उसी चीज़ को लेकर के यहाँ पर ये आर्टिकल बताया है। और इन गाइडलाइंस का नाम क्या दिया है वो देखो, द इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड। ठीक है, जो कि वेंसडे मतलब कल 26 मई से लागू हो गए हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ चीज़ें ऐसी थी जिनके बारे में अगर देखें तो सबसे पहला मुद्दा तो ये था कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो, वो भी कौन से सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिनकी बात कर रहे हैं, इंटरमीडिएरी प्लेटफॉर्म्स, उनको ग्रीवेंस रिड्रेसल एंड कंप्लायंस मैकेनिज्म पे काम करना था। एक तो कि अगर किसी भी यूजर को इन प्लेटफॉर्म्स पे कुछ पोस्ट अगर डाली गई है, उससे अगर प्रॉब्लम होती है तो उसकी पीड़ा, उसके दर्द, उसकी समस्या का समाधान निकालने के लिए व्यवस्था की जाए। दूसरी ये चीज़ की गई थी कि कॉन्टेक्ट करने के लिए एक नोडल पर्सन आप अपॉइंट करोगे। तो ये दो चीजें थी, एक तो चीफ कंप्लायंस ऑफिसर और एक हो गया नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो ग्रीवेंसेज हैं उनको आप एड्रेस कर पाओ। तो इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने प्लेटफॉर्म्स को कहा है कि आप अपनी मंथली रिपोर्ट सबमिट करोगे। साथ में ये भी कहा है कि आप अपनी मंथली रिपोर्ट भी सबमिट करोगे कि आप कितना ज़्यादा कंप्लाई कर रहे हो इन सारे लॉज के बेसिस पे। तो बात ऐसी है कि 3 मैसेजिंग, मतलब आप देख सकते हो ना कि 3 मैसेजिंग कंपनी मेनली, जो कि कहीं ना कहीं फेसबुक पेरेंट है उनकी, तो फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम, इन 3 के ऊपर मेन ये लगाम है, बाकी सब पे अप्लाइड है। दूसरा ये भी कहा कि अगर इन लॉज को आप कंप्लाई नहीं करते हो तो आपको जो इंडैमनिटी मिली हुई है, इंडैमनिटी मतलब हो गया आपको इम्यूनिटी जो मिली हुई है सेक्शन 79 ऑफ आईटी एक्ट, वो आपको इम्यूनिटी नहीं मिलेगी। सेक्शन 79 क्या बोलता है ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, जिसमें ये होता है कि मान लो एक मैसेंजर ए है, वो दूसरे बंदे को बी को कोई मैसेज सेंड करता है या कोई भी पोस्ट डालता है, ए से बी पे पहुंच जाती है बात। अब वो मैसेज है वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक है अगर लॉ एंड ऑर्डर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो सरकार या फिर जो भी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने वाली एजेंसीज हैं वो कहीं ना कहीं इस एक को पकड़ेगी, ना कि यहां पे ये फेसबुक था, व्हाट्सएप था, इंस्टाग्राम था, इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। ये बोलता है सेक्शन 79। अब मान लो कि यहां पर ये जो नए रूल्स डिक्लेयर किए गए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, इनको अगर ये कंप्लाई नहीं करती हैं कंपनियां, तो क्या होगा? तो ये इम्यूनिटी खत्म हो जाएगी। अब इनके अगेंस्ट में जो ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, इनके अगेंस्ट में अब कानूनी कार्रवाई शुरू होने लग जाएगी। अब बात ये आ जाती है
कि ये जो प्रोविजन है प्रोटेक्शन का क्यों इंट्रोड्यूस किया गया था। हुआ क्या था, देखो 2004 में, देखो 2000 का ये एक्ट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। तो उस टाइम पे 2004 में एक आईआईटी के स्टूडेंट थे, उन्होंने ये बाजी.com के थ्रू एक मतलब एक कह सकते हो कि पोर्नोग्राफिक वीडियोस जो थी वो सेल आउट करने की कोशिश की। ठीक है, यहां पे ये मान लो बाजी ग्रुप है, ये आईआईटी का स्टूडेंट है, यहां से वो यहां पे डील करता है और कुछ इंडिविजुअल्स को डील करता है इस वेबसाइट के थ्रू कि हाँ भाई आप मुझे पैसे ट्रांसफर कर दो, मैं आपको ये वीडियोस ट्रांसफर कर दूंगा। अब इसमें इस प्लेटफॉर्म वाले का कोई रोल नहीं है, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, पर होता क्या है 2004 में इस पूरी प्रक्रिया के चलते केस रजिस्टर हो जाता है बाजी.com के अगेंस्ट में। अब इस आईआईटी के स्टूडेंट को तो जेल होती ही है, उसके साथ साथ में जो ये बाजी.com के जो क्राइम ये एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स थे उनको भी जेल में डाल दिया जाता है। ठीक है, और ये एक्शन लिया जाता है क्राइम ब्रांच ऑफ दिल्ली पुलिस के द्वारा। अब आप यहां पे देखो कि ये 4 दिन तक तिहाड़ जेल में रहते हैं, फिर निकलते ही सबसे पहले दिल्ली मतलब सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये एक पिटीशन डालते हैं। सबसे पहले तो दिल्ली हाई कोर्ट में एक पिटीशन डालते हैं कि भाई आप एक चीज बताओ कि जब वेबसाइट, तो हमने एक प्लेटफॉर्म ऐसा क्रिएट किया है जहां पर 2 यूजर्स इंटरेक्ट कर पाए, अब वो क्या इंटरेक्शन कर रहे हैं वो हमारी थोड़ी ना प्रॉब्लम है। बट दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि आपने प्लेटफॉर्म दिया है, इसका मतलब आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये आपका प्लेग्राउंड है। तो ऐसे में उनको मतलब उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर दी कि भाई आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, आपको जेल हुई वो गलत नहीं थी। फिर उसके बाद में इन्होंने पिटीशन लगाई सुप्रीम कोर्ट में, तब जाकर के सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में ये कहा कि ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं या जो भी सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज हैं, इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है अगर 2 यूजर्स के बीच में कोई भी ट्रांजैक्शन होता है, ये केवल एक फैसिलिटेटर का काम कर रहे हैं। पर हां, अगर यहां पर ये इंटरमीडियरीज कोई भी एक्टिव रोल प्ले करते हैं खुद का इंटरेस्ट फुलफिल करने के लिए, तब जाकर के आप इनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करते हो। तब जाकर के आप देखोगे कि आईटी एक्ट में अमेंडमेंट लाया जाता है और सेक्शन 79 डाल दिया जाता है इम्यूनिटी देने के लिए। समझ गए? तो ये सारा मुद्दा है। अभी सेक्शन ये जो रूल 4A ये क्या कह रहा है वो हमने ऑलरेडी देख लिया है, फिर भी एक रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से आप खुद से एक बार पढ़ लोगे समझ में आ जाएगा। तो सेक्शन 79 क्या कहता है ये आपको समझ में आ गया। और एक सेक्शन और है सेक्शन 69A, वो ये कहता है कि मान लो कोई भी पोस्ट अगर यहां पर इन पे डाली जाती है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, और उस पोस्ट के चलते कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकती है फ्यूचर में, या फिर वो पोस्ट कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक है कंट्री के लिए या लॉ एंड ऑर्डर के लिए, तो इन प्लेटफॉर्म्स की ड्यूटी बनती है कि वो इनको डिलीट करे इस कंटेंट को। नहीं तो क्या हो जाएगा, अगर इनको पता पड़ गया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को और उसके बावजूद भी अगर ये कंटेंट लगातार जो कि प्रॉब्लमेटिक कंटेंट है वो लगातार शेयर हो रहा है, आगे से आगे फॉरवर्ड हो रहा है, तो कहीं ना कहीं लिटिगेशन में फंस जाएंगी ये कंपनियां। ये देखो सेक्शन 69A क्या बोलता है आईटी एक्ट का, कि भाई ये लायबिलिटी जो है ना वो कहीं ना क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हो जाएंगी इनके अगेंस्ट में, अगर ये जो प्रोविजन किए हैं आईटी एक्ट में इनको अगर फॉलो नहीं करते हैं। जो मैंने बताया आपको कि पता पड़ गया, सब इनको प्लेटफॉर्म्स को पता है कि यहाँ पोस्ट जो है वो कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है, उस पोस्ट को डिलीट नहीं किया, ना लॉ एंड ऑर्डर एजेंसीज को इन्फॉर्म किया, तो ऐसे में उनके अगेंस्ट में क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स शुरू हो जाएंगी और 7 साल तक की सजा दी जा सकती है। ये देखो आप यहाँ पे। इसके अलावा ये जो सेफ हार्बर्स है, सेफ हार्बर्स का मतलब हो गया सेक्शन 79 तो हमारा, और 230 सेक्शन है अमेरिका में जो एक एक्ट चलता है कम्युनिकेशन डिसेंसी एक्ट 1996। ये दोनों क्या करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं इन सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज को, और इसी के चलते कहीं ना कहीं इंटरनेशनली ये जो डिजिटल जाइंट्स हैं ये बहुत बड़ी कंपनियां बन चुकी हैं और अभी कहीं ना कहीं इनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी है। इसका मतलब आप सिंपल सा समझो, सेक्शन 79 ऑफ इंडियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट और सेक्शन 230 ऑफ कम्युनिकेशन डिसेंसी एक्ट, इसका मतलब आप ऐसे समझो कि एक दुकानदार एक बुक सेलर है, इसके पास में कोई बुक आई और उस बुक को उसने बेच दिया, तो ऐसे में उस बुक में क्या कंटेंट है, तो ऐसे में उस दुकानदार की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती उस बुक में क्या इंफॉर्मेशन है, क्या गलत है, क्या सही है, क्योंकि उसका कोई लेन देन नहीं है। बशर्ते कि अगर यहां पर इस बंदे की, ये बुक सेलर है, इसका लेन देन इधर पब्लिशर या राइटर से है और इसका कोई फायदा बनता है उस बुक को सेल करने में, तब इसकी अकाउंटेबिलिटी आप फिक्स कर सकते हो। समझ गए? तो ये प्रोविजन है यहां पर, ये है सेफ हार्बर्स की बात। समझ गए? आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल एक्सप्लेन पेज से ही कि यंग स्मोकर्स इंडिया और वर्ल्ड में बहुत बढ़ गए हैं, और आप देखोगे सेकंड हाईएस्ट नंबर टोबैको स्मोकर्स की अगर बात करो ना, तो वो कहीं ना कहीं आप देख सकते इंडिया में सबसे ज्यादा, मतलब सबसे ज्यादा तो स्मोकर कहां पे मिले हैं, चाइना में, दूसरे नंबर पे मिले हैं इंडिया में, और वो भी किस एज ग्रुप में, 15 से 24।
यंग स्मोकर्स, देखो 15 साल से, मतलब 12वीं पास भी नहीं की इन बच्चों ने, और 24 मतलब हो गया ये कॉलेज लाइफ चल रही है। तो ऐसे कॉलेज लाइफ कंप्लीट हो गई या जॉब स्टार्ट होने वाली है लगभग, ये मान के चलो। ठीक है, तो इस टाइम पर मतलब स्कूल और कॉलेज के टाइम पर यंगस्टर्स के द्वारा स्मोकिंग बहुत ज़्यादा की जा रही है। और ये चीज़ निकल के आई है वर्ल्ड, ये चीज़ कब निकल के आई, जब ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज़ कोलैबोरेशन है इसमें, मतलब एक आप देखो ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज़ के बेसिस पे आप ये देखो कि एक पेपर पब्लिश हुआ है इन शॉर्ट, कहाँ पे, लेंसेट में, और लेंसेट पब्लिक हेल्थ जर्नल में। तो वहाँ पर ये पता पड़ा है कि बहुत सारे जो यूथ हैं वो मतलब कहीं ना कहीं स्मोकिंग करने लग गए हैं। सबसे ज़्यादा चाइना में कितना है, 26.5 मिलियन। इंडिया का डेटा आप लिख लो, 19.8 मिलियन। जो 15 से 24 साल के जो लोग हैं, वो जो यूथ हैं, उनमें से 19.8 मिलियन है वो स्मोकर हैं, स्मोकिंग करते हैं, टॉबैको कंज्यूम करते हैं। ठीक है, साथ में आप देखोगे इस पेपर में क्या पब्लिश हुआ है, वो डेटा काम का है। नंबर 1 ग्लोबली अगर देखा जाए, विश्व के आधार पे देखा जाए, तो लगभग 2019 में 1.1 बिलियन नए स्मोकर्स ऐड हो गए। एक तो ये बात। दूसरी चीज़, टोबैको स्मोकिंग जो है उसकी वजह से लगभग 7.7 मिलियन डेथ्स हुई 2019 में। और अगर मेल काउंटिंग की जाए, जितने भी मेल्स हैं वर्ल्ड वाइड, उनमें से हर 5 में से एक बंदा मतलब मौत का शिकार हो रहा है। किसकी मौत का शिकार हो रहा है, किसकी वजह से, टोबैको कंजम्पशन की वजह से। तो ये डेटा देख सकते हो आप कि एक तो 7.7 मिलियन डेथ्स हो रही है टोबैको कंजम्पशन की वजह से, और उसमें भी मेल ज़्यादा है। ओके, इंडिया दूसरे नंबर पे है। अगर टॉप 10 कंट्रीज की बात की जाए जहां पर स्मोकिंग प्रेवलेंस है, उसमें इंडिया दूसरे नंबर पे आता है, चाइना के बाद में, ये आप लिख सकते हो। इसके अलावा जो इंक्रीमेंट है, जो इंक्रीज हुआ है, वो कितना हुआ है, लगभग 4.67 मिलियन नए स्मोकर्स ऐड हुए हैं 2019 के साल में, ये आप लिख सकते हो। इसके अलावा कैसे इनको बचाया जा सकता है, देखो इसके लिए 2 तरीके हैं, एक तो प्रिवेंशन, एक क्योर। क्योर तो नहीं होती बेसिकली, इसको सिसेशन बोला जाएगा। सिसेशन का मतलब हो गया कि आप कैसे भी करके छुड़वा दो। आपने देखी होगी संजू मूवी, कि इनको किस तरीके से इनकी एक ट्रेनिंग होती है, उसके बाद में फिर छुड़ाया जाता है। और 25 साल की उम्र आते आते तो एडिक्ट हो रहे हैं बच्चे, ये हाल हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा दूसरा तरीका ये होता है कि प्रिवेंटिव इनिशिएशन, कि कहीं ना कहीं पहले से ही इनको बचा करके रखा जाए, इनको थोड़ा समझा दिया जाए कि हाँ, आप जो भी कुछ करोगे, अगर स्मोकिंग जो है वो बहुत गलत है, तो ऐसे में फिर जाकर के बचाया जा सकता है। एक प्रोजेक्ट है देखो, मैत्री, इसका नाम MYTRI है, इसको लिख लो, क्वेश्चन आ सकता है। रिसेंटली मैत्री करके प्रोजेक्ट न्यूज़ में था, किससे रिलेटेड है, तो इसका मतलब होता है मोबिलाइजिंग यूथ फॉर टोबैको रिलेटेड इनिशिएटिव्स इन इंडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ऐसे कैसे लिख लो। ठीक है, तो इससे क्या किया जा रहा था, यूथ को अवेयर करना कि कैसे करके आप टोबैको से बच सकते हो। अब यहाँ पर हमारे यहाँ पे बहुत सारे तरीके हैं। आप देखो, सिगरेट का पैकेट कभी देखा हो आपने, या फिर जो ये खैनी, गुटके, इनके जो पैकेट आते हैं, इनके ऊपर देखो 85%, 80 to 85% के लगभग इनको दिखाना पड़ता है कि कैंसर होता है टोबैको खाने से। तो वो गाइडलाइंस भी हमारे यहाँ पर चल रही है, तो बहुत हद तक सक्सेसफुल भी रहा है इंडिया, ऐसी बात नहीं है। ई सिगरेट्स को बैन करना, स्मोकलेस जो टोबैको कंजम्पशन, जैसे कि गुटखा, खैनी, ये खाना, इनको भी बंद करवाने में बहुत हद तक काम किया गया है। और बहुत सारे एक बहुत मतलब विजनरी प्रोजेक्ट भी कंडक्ट किए गए, जैसे कि टोबैको एंड गेम, ऐसे ही टोबैको फ्री फ्यूचर जनरेशन। ये ऐसे प्रोग्राम चलाए गए जिसकी वजह से यूथ को कहीं ना कहीं इस धुआं में से बाहर निकाला जाए। ठीक है, और बाकी आप देखते हो सिनेमा हॉल में ऐड आते रहते हैं, राहुल द्रविड़ का ऐड आता रहता है, स्मोकिंग करने से कितनी ज़्यादा इंजरीज हो जाती हैं। आप देखोगे जो ओवरऑल डेथ्स हुई हैं उनमें से 1.7 मिलियन तो हार्ट डिजीज़ रिलेटेड है। ठीक है, स्केमिया समथिंग ये बीमारी है, जिसके चलते ऐसे COPD से 1.6 मिलियन डेथ्स हुई हैं। सिमिलरली जो आपने जो ट्रैकिया होता है ना, लंग्स के ऊपर के पोर्शन में, तो ट्रैकियल इन्फेक्शन के चलते 1.3 मिलियन लोगों, इन्फेक्शन तो क्या, ट्रैकियल बीमारी जो एक तरीके से थी, या ब्रोंकस या लंग कैंसर, इनके चलते 1.3 मिलियन लोगों की डेथ हुई है। या फिर जो ब्रेन हैमरेज जो होता है, उसकी वजह से 1 मिलियन डेथ हुई है। तो ओवरऑल आप ये डेटा यहाँ पर ये लिख लोगे, 7.7 मिलियन वाला ओवरऑल इसी में आ जाएगा सब कुछ। बाकी आप इन शॉर्ट में बीमारियां लिख सकते हो, हार्ट रिलेटेड, लंग रिलेटेड, ब्रेन में स्ट्रोक आना, इनकी चलते कहीं ना कहीं डेथ्स बहुत ज़्यादा देखी गई है। अप्रॉक्सीमेटली 87% जो डेथ्स हैं वो तो सीधा का सीधा एट्रीब्यूट किस चीज़ पे कर रही है कि वो उस टाइम पे स्मोकिंग कर रहे हैं, मतलब करंटली स्मोकिंग कर रहे हैं वो यूथ,
या फिर जो लोग भी डेथ जितनी हुई ना 7.7 मिलियन हमने देखी, उनमें से 87% तो डेथ ऐसी थी कि उस टाइम पर वो स्मोकिंग कंटिन्यू कर रहे थे, ऐसा नहीं छोड़ा हुआ हो तब जाकर के फिर बाद में डेथ हुई हो, नहीं। तो सबसे बड़ी बात क्या है, कैसे भी करके हमें इनको इस कहते हैं ना काले धुआं में से बाहर निकालना ज़रूरी है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये कहीं ना कहीं है। इस आर्टिकल को आप मेंस में भी काम में ले सकते हो, प्रीलिम्स में हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे ये मैत्री नाम आ गया एक तो, ठीक है। इसके अलावा टोबैको एंड गेम, और ये नाम आप याद रखोगे, या फिर आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो डेटा हमने नोट डाउन किया कि इंडिया में अभी कितने 15 से 24 साल की एज ग्रुप में कितने जो स्मोकर्स हैं वो अवेलेबल हैं, वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे देख ली। बाकी कंट्रीज़ आपको पता ही है। हाँ, एक प्रीलिम्स के क्वेश्चन के हिसाब से बन भी सकता है कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा स्मोकर्स कहाँ पर हैं, ठीक है। तो ऐसे चाइना हो गया, इंडिया दूसरा, इंडोनेशिया, ये वो कंट्रीज़ है जहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी भी बहुत ज़्यादा, पॉपुलेशन भी कम नहीं है इंडिया, इंडोनेशिया और चाइना के अंदर। बाकी इसके अलावा और भी बहुत सारे कंट्रीज़ है, जैसे टर्की, जॉर्डन, जाम्बिया, इजिप्ट, इंडोनेशिया, ये सारे, ठीक है। तो एक बार थोड़ा सा और नज़र डाल दोगे, बाकी जस्ट मैंने दे दिया, आगे चलते हैं। इकोनॉमी पेज पे एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है, वो ये कि DGCA दैट मीन डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने अपनी तरफ से एयरलाइंस को ये कहा है, हमारे यहाँ से 2 एयरलाइंस ऑपरेट करती हैं जो कि ईस्टर्न यूरोप में जाती हैं। एक तो जाती है क्या नाम है इसका, एयर इंडिया, और दूसरी जाती है विस्तारा। तो इन दोनों को बोला है विस्तारा, जिसको बोलते हैं, टाटा ग्रुप की है ये, और एयर इंडिया आपको पता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। तो इनको ये कहा है कि बेलारूस ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री है और इसकी कैपिटल है मिन्स्क। तो बोलो उधर से हमें अब अवॉइड करना चाहिए हमारी फ़्लाइट्स को। इसके पीछे वजह क्या है वो जानते हैं। हुआ क्या था, एक फ़्लाइट जो है वो निकली यहाँ से, आप देखोगे एक सेकंड, यहाँ से देखो, ग्रीस से निकली और लिथुआनिया की तरफ जाना था। तो उस फ्लाइट में एक जर्नलिस्ट थे, ठीक है, डिसेंडेंट, मतलब जिन्होंने कुछ अपनी पत्रकारिता के चलते कुछ ऐसे स्टेटमेंट दिए जो कहीं ना कहीं वहाँ की सरकार के अगेंस्ट में थे। तो अचानक से ये प्लेन उड़ता है, ये वाला प्लेन जो आपके सामने है, ये वहाँ ये जो एयरलाइन है जिसका नाम है रायनायर, ठीक है, रायनायर का प्लेन उड़ता रहता है। तो अचानक से जैसे बेलारूस वाले एयर स्पेस में एंटर होता है और लिथुआनिया में एंटर होने ही वाला होता है, तब अचानक से एक MiG-29 फाइटर जेट आता है और वो इसको इन पायलट्स को कहीं ना कहीं धमकियां देना शुरू वहाँ पर, और वहीं पर इमरजेंसी मतलब जल्दी से मिन्स्क में ही, बेलारूस की कैपिटल में ही लैंड करवाया जाता है। तो ये चीज़ जो है ना, ये डराने धमकाने की हो गई, ठीक है। तो इसी चीज़ को लेकर के हमारे यहाँ से जो सेफ्टी रेगुलेटर है जिसका नाम है DGCA, दैट मीन्स डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, उन्होंने इन एयरलाइंस को भी कहा है कि अब सोच समझ करके ही आप बेलारूस के एयर स्पेस से होते हुए उड़ो, नहीं तो हो सकता है कि कहीं हमें प्रॉब्लम का सामना करना पड़ जाए। देखो 2014 में एक एयरलाइन थी एक प्लेन थी MH17, जो शायद मलेशिया एयरलाइन की थी, मुझे जहाँ तक याद आ रही है, उस टाइम पे मैंने पढ़ा था, ठीक है। तो वो जैसे ही ऊपर से इधर से निकल रही थी यूक्रेन से, तो यूक्रेन और रशिया के बीच में उस टाइम टेंशन चल रही थी, ठीक है, यूक्रेन और रशिया के बीच में उस टाइम टेंशन चल रही थी जो अभी तक भी नहीं खत्म हुई है। मुद्दा क्या था, क्रीमिया को लेकर के, जो ब्लैक सी में एक रीजन है क्रीमिया, उसको लेकर के दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है अभी भी, और रशिया ने उस टाइम पे मिलिट्री का यूज़ करके और क्रीमिया को हड़प लिया था। तो ऐसे में वो जो प्लेन था ना MH17, वो फ्लाइट ले रहा था वहाँ से, यूरोप से आ रहा था इधर साउथ ईस्ट एशिया की तरफ, और वो प्लेन ऊपर से आया यूक्रेन के और नीचे से एयर स्ट्राइक कर दी जाती है, और उस प्लेन में जो निर्दोष लोग थे, शायद 290 के लगभग वहाँ पर ऑन बोर्ड पैसेंजर्स थे, उनकी डेथ हो जाती है वहीं की वहीं, मतलब वो प्लेन को क्रैश कर दिया जाता है मिसाइल अटैक से। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं फोर्स कर गई थी कि अब यूक्रेन के ऊपर से कोई भी प्लेन नहीं उड़ेगा। तो दूसरा रास्ता ढूंढा गया, कौन सा, बेलारूस का एयर स्पेस। अब बेलारूस में भी इस तरीके की एक्टिविटीज देखने को मिल गई जहां पर MiG-29 फाइटर का यूज करके और इन एक तरीके से अचानक से ही इन प्लेन्स को लैंड करना पड़ता है। तो बोले ये रिस्क भरा एरिया हो चुका है, हमें थोड़ा सा बच के रहने की ज़रूरत है। देखो इंटरनेशनली अगर हम देखें तो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ICAO, जो कि यूनाइटेड नेशन की स्पेशल एजेंसी है, वो कहीं ना कहीं सिविल एविएशन को फ्रीडम प्रोवाइड करने के लिए काम करती है कि इंटरनेशनली जो भी एयरलाइन है वो इजीली मूव कर सके, और इनकी मूवमेंट में अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आए तो एक्शन लेने के लिए भी इनको एक अथॉरिटी दी हुई है। तो इन्होंने अपनी मीटिंग बुलाई है। तो आपके लिए टास्क आ गया है 2 चीज़ों का पढ़ने का, एक तो DGCA के बारे में पढ़ोगे, एक ये इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में
गेन करोगे यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इन्फॉर्मेशन। और साथ में ये भी देखोगे शिकागो कन्वेंशन किससे रिलेटेड है, ये तो आपको क्लियर हो गया, एयरलाइन की प्रोटेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से है शिकागो कन्वेंशन, तो ये ध्यान रखोगे। चलते हैं अब समरी ले लेते हैं बची हुई जितने भी न्यूज़ है हमारी। अब जो बची हुई न्यूज़ है उनमें अगर इंपॉर्टेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एक तो देखो फाइजर जो है लगातार कोशिश कर रहा है कि इंडिया में अप्रूवल मिल जाए इसके वैक्सीन को, पर इंडियन गवर्नमेंट को इस चीज़ के लिए कन्विंस करने के लिए कोशिशें ये कर रहा है फाइजर कि हमारे यहाँ मतलब हमने यूके में जो ट्रायल किए ना हमारे वैक्सीन के, बोलो उनमें से 26% तो इंडियन ओरिजिन के लोग थे, तो उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, मतलब हमें इंडिया में आप अप्रूवल दे दो। बट अभी भी इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कहीं ना कहीं जो हमारी अथॉरिटी है यहाँ पे, उन्होंने ये कहा है कि आप हमारे यहाँ पर ट्रायल करो, उसके बाद में ही हम अप्रूवल देंगे। तो इससे रिलेटेड ये न्यूज़ है। इसके अलावा आप देख सकते हो लक्षद्वीप में क्या मुद्दा चल रहा है एडमिनिस्ट्रेटर को लेकर के, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जो रूलिंग पार्टी है सेंट्रल गवर्नमेंट में बीजेपी, उनमें भी स्प्लिट देखने को मिल रहा है, क्योंकि वहाँ पर केरला में जिन लोगों ने बीजेपी को ज्वाइन किया था वो भी छोड़ रहे हैं, ऐसा कुछ करके न्यूज़ है। डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि एडिटोरियल में हमने मेन मुद्दे को डिस्कस कर लिया, ये पहला ही आर्टिकल डिस्कस किया सुबह के वीडियो में। इसके अलावा आप देख सकते हो कि टाइम पे प्लानिंग करना, एडवांस ऑर्डर देना और हेल्थ पे फोकस करना, ये कहीं ना कहीं राजस्थान में जो वैक्सीन का जो एक कैंपेन है उसको इंडिया में राजस्थान में मतलब उन 3 स्टेट्स में से जहाँ पर सबसे ज़्यादा वैक्सीन लगे हैं, और वो भी 18 से 44 साल की उम्र की भी बात की जाए तो भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है राजस्थान। तो बोलो उसके पीछे अर्ली प्लानिंग, एडवांस ऑर्डर और हेल्थ फोकस के ऊपर मेन रीज़न रहा है। इसके अलावा धारावी मुंबई में भी देखो केसेस धीरे धीरे डिक्लाइन करने लग गए हैं, कल केवल 3 केस आए हैं जो कि अच्छी बात है। इसके अलावा साइक्लोन यास जो है वो कल 10:30 बजे के लगभग उड़ीसा में लैंडफॉल हो गया था उसका, फिर उसके बाद में अभी भी वहाँ पर देखो साइक्लोन तो साइक्लोन ही होता है, डिजास्टर तो बहुत ज़्यादा हो गया, डेथ तो 3 लोगों की हुई, पर बहुत ज़्यादा घरों का नुकसान हो गया, प्रॉपर्टी बहुत डैमेज हो गई। यहाँ पे बताया जा रहा है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के हिसाब से लगभग 15 लाख मतलब 3 लाख से ज़्यादा घर जो है ना वो तहस नहस हो गए हैं इस साइक्लोन के चलते। और साइक्लोन से रिलेटेड मैंने आपको कंटेंट बताया था, आपको पढ़ना है, रिवाइज कर लेना एक बार फिर से, या फिर एक बार मैं कोशिश करूंगा कि जो करंट अफेयर में जो भी न्यूज़ आ रही है उसको अगर मैं देखूं, टाइम थोड़ा शॉर्ट पड़ता है, तो या तो ये करूंगा कि शाम वाला जो वीडियो मैं मैप वाला डालता हूँ उसकी बजाय ये करना शुरू कर दिया जाए कि जो कंटेंट, जैसे यहाँ पर साइक्लोन की बात आ गई तो साइक्लोन के बेसिक्स को लेकर के एक अलग से वीडियो बना दिया जाए, पर वो वीडियोज़ आपको डेली बेसिस पे ना मिल करके रैंडमली मिल जाएंगे, मैं कोशिश करूँगा बनाने की, ठीक है। इसके अलावा आप देख सकते हो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने रामदेव बाबा को आड़े हाथों ले लिया, ये कह दिया कि आप कैसे कह सकते हो कि एलोपैथ से ज़्यादा एलोपैथ जो है वो ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर रहा, वो सारी चीज़ें जो हमारे इतने काम की है नहीं। बाकी तो देखो कुछ और काम का नहीं है, इस पेज पे आगे देखते हैं। वर्ल्ड पेज की न्यूज़ की बात करें तो एक तो न्यूज़ ये है कि अब पाकिस्तान जो है वो यूएसए के साथ में अपने रिलेशन जो है वो इकोनॉमिक डोमेन में बनाना चाह रहा है, ना कि सिक्योरिटी या फिर डिफेंस में। ये चीज़ एक रिपोर्ट में रिलीज हुई है, अब देखते हैं आगे क्या बात होती है, पर मेन फोकस अब इकोनॉमी पे होने लग गया है पाकिस्तान का। हमें पता ही है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी कितना ज़्यादा डिवास्टेशन का सामना कर चुकी है, बर्बाद हो चुकी है। इसके अलावा जो बाइडन ने अपने इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स को ये कहा है कि आप कोविड-19 के ओरिजिन से रिलेटेड और रिसर्च करो कि ओरिजिन हुआ क्यों, क्योंकि अभी तक तो एक माना जाता है कि चाइना में एक लेबोरेटरी से ये वायरस आउटब्रेक हुआ था, तो देखने वाली बात है क्या होता है क्या नहीं। तालिबान ने यूएसए को वार्निंग दे दी है कि आप यहाँ से तो विड्रॉ कर रहे हो पर हमारे आसपास के रीजन में कहीं ना कहीं अपने बेसिस क्रिएट करोगे तो बोला ये ठीक बात नहीं होगी। जैसे कि एक कयास तो ये लगाया जा रहा है तालिबान के द्वारा, एक डर या फिर कह सकते हो तालिबान इस चीज़ को लेकर के थोड़ा कंसर्न है कि आप पाकिस्तान में तो कहीं अपनी खुद की एक बेस क्रिएट नहीं कर लो, कहीं वहाँ से ड्रोन से ऑपरेट करके हमें यहाँ पर परेशान करते रहो। देखो यूएसए को एक चीज़ बड़ी सता रही है, जिसमें मेन बात तो ये है कि अफगानिस्तान की लैंड का मिसयूज़ होना, जिसके चलते यूएसए या फिर यूएसए की जो अलाई कंट्रीज़ हैं उन पर अटैक हो सकता है। तो ऐसे में यूएसए जो जल्दी से खाली नहीं करने वाला है सेंट्रल एशिया को। या फिर दूसरी तरफ वजह देखी जाए, हमने एक आर्टिकल भी डिस्कस किया था कि अफगानिस्तान 2.0, जिसमें यूएसए जो है वो जल्दी से अपनी जगह ना छोड़ करके वहाँ पर अपनी पकड़ भी बनाए रखना चाहता है और खर्चा भी ज़्यादा ना हो ऐसा काम करना चाहेगा, क्योंकि इसमें एक एंगल चाइना वाला भी आ गया था उसमें, क्योंकि चाइना और रशिया अपना रोल ज़्यादा बढ़ाने वाले हैं अब इस अफगानिस्तान वाले रीजन में, तो ये एक मुद्दा आ गया। इसके अलावा अगर हम देखें आगे चलते हैं, आईटी एक्ट से रिलेटेड, आईटी रूल से रिलेटेड जो हमने था वो पूरा देख लिया पहले ही। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन और रशिया ने भी बहुत बुरे तरीके से टेक्निकल जाइंट कंपनीज को कहीं फाइन लगा रखे हैं, तो कहीं पे कोई नए कानून ला दिए, तो परेशानियां इनके लिए बढ़ती चली जा रही हैं। इधर उदय कोटक जी का इंटरव्यू आप देख सकते हो, मुद्दा जो था हमने फ्रंट पेज पे देख ही लिया। फाइजर जो डिमांड कर रहा है कि कहीं ना कहीं
इंडिया के एक्सपर्ट्स का तो एक ही कहना है कि हमारे यहाँ पर आप वैक्सीन की इफेक्टिवनेस चेक करो, ऐसा नहीं कि आप वहाँ से बता रहे हो, हमारे यहाँ पर चेक करो, ये बोला जा रहा है। बाकी आरबीआई की ऑडिट नॉर्म्स को लेकर के जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं ना, सीएस जो होते हैं, उनकी एक इंस्टीट्यूशन है, इंस्टीट्यूशन ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया, तो उनके अकॉर्डिंग अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, उनके द्वारा ये कहा गया है कि आरबीआई ने जो नए ऑडिट नॉर्म्स अभी डिक्लेयर किए हैं ना बैंक्स और एनबीएफसीज के लिए, बोले ये क्वालिटी गवर्नेंस के लिए अच्छा रहेंगे, कॉर्पोरेट गवर्नेंस और इंप्रूव होगी, ये चीज़ यहाँ पे सपोर्ट की जा रही है इनके द्वारा। तो डिस्कशन में इतना ही कंटेंट था। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।